कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र। आज हम परीक्षा पूर्व अभ्यास 2024 के प्रश्नों के 1 अंक के प्रश्नों को उत्तर अभी देखेंगे, फिर 2 अंक का देखेंगे, 3 अंक का। तो फिलहाल ये जो वीडियो बन रहा है 1 अंक के लिए है, तो उसको समझिएगा। ये प्री बोर्ड है, इसमें भी क्वेश्चन बड़े इम्पॉर्टेंट हैं और ये तैयारी के लिए बहुत अच्छा है। तो चलिए इसको देखते हैं। पेपर का पैटर्न भी इसमें देखते जाना है और इसके क्वेश्चंस के आंसर भी देखते जाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो चलिए पहला प्रश्न है, वायु का परावैद्युतांक है। तो वायु के परावैद्युतांक का मान होता है 1। तो इसका ऑप्शन ये सही है। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, ये निर्भर करता है पदार्थ पर। वृत्तीय धारावाही लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, यह लूप के तल के लंबवत होती है। दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर का इसी का। लेंज का नियम आधारित है। तो यहाँ लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है, ये कर लेंगे। अगला देखते हैं, ये अभी अच्छे से नहीं दिखा, देख लेते हैं थोड़ा सा और इसको ऊपर जाने देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत वेक्टर x दिशा में हो और चुंबकीय वेक्टर y दिशा में हो, तो तरंग संचरण की दिशा क्या होगी? तो देखिए, जब तरंग संचरण की दिशा पूछता है तो ये ध्यान रखना है कि विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और तरंग संचरण ये तीनों परस्पर लंबवत होते हैं। तो यहाँ पर हम जान गए कि यहाँ एक x दिशा में है, एक y दिशा में है, तो तरंग संचरण इसके तीसरी दिशा में होगा, अर्थात कहाँ हो जाएगा? z दिशा में। तो इसका ऑप्शन ये सही है। फिर से देख लेते हैं इसका z दिशा। यदि यहाँ x है और यहाँ y है, तो जो ये तीसरी दिशा होगी z की दिशा, z दिशा में तरंग संचरण होगा। अब इसका फा नंबर देखते हैं। प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी राशि नहीं बदलती है? तो इसके आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, बाकी सारी चीज़ें बदल जाती हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आगे का। ये खाली स्थानों को देखते हैं। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। फोटान का विराम द्रव्यमान होता है, तो फोटान का विराम द्रव्यमान 0 होता है। इस 0 को हमको शब्दों में भरना है। इस तरह से यहाँ पर इसका उत्तर हो गया 0। रिडबर्ग नियतांक R का मान लिखिए। तो आराम से देखिएगा कैसे लिखेंगे रिडबर्ग नियतांक का मान। तो ये होता है 1.097 गुणे 10 की घात 7, और ये मीटर का इन्वर्स लिख सकते हैं या प्रति मीटर लिख सकते हैं। ये रिडबर्ग नियतांक का मान होता है, मात्रक सहित लिखना है आपको, मीटर इन्वर्स। तो 1.097 गुणे 10 की घात 7 मीटर इन्वर्स इसका होता है। अब तीसरा है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन कक्षाओं में परिक्रमण करता है जिनके लिए कोणीय संवेग का पूर्ण गुणज होता है। तो यहाँ आपको भरना है h/2 पाई, बस इतना इसका आंसर हो जाएगा, h/2 पाई। फिर यहाँ पर देखते हैं, सिलिकॉन परमाणु में बाह्यतम कक्षा में खाली स्थान इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो जो सिलिकॉन परमाणु है वो 14वें समूह का है, और 14वें समूह की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 4। या तो अंकों में लिख देना है या शब्दों में लिख देना है। तो 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसका ये सही है। अब देखते हैं आगे। 3 μF के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, तो संयोजन की तुल्य धारिता होगी। तो चलिए इसको हल करके देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले श्रेणी क्रम का सूत्र देखते हैं। तो श्रेणी क्रम का जो सूत्र होता है धारिता का, वो होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये सूत्र होता है। इस सूत्र से हम हल करते हैं। तो ये लिखे 1/C बराबर, अब यहाँ 3 संधारित्र हैं लेकिन तीनों का मान यही है 3 μF। तो यहाँ हम लिख देंगे 1/3 प्लस 1/3 और प्लस
1/3 बराबर, यहाँ हम देख लें यदि हम इसका लघुत्तम लेंगे तो 3 ही आएगा और ऊपर आ जाएगा 1 + 1 + 1, इस तरह से ये हो जाएगा। तो यहाँ 1/c बराबर हो जाएगा कितना, 3/3। यदि हम इसको काटेंगे तो 1 आ जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 1 μf। तो यहाँ पर तुल्यधारिता इस तरह से ज्ञात करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 1 और साथ में यहाँ पर इसका मात्रक भी लिखना पड़ेगा जिस मात्रक में दिया 1 μf। अब हम देखते हैं 6वां नंबर का, 2 समानांतर चालक तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होने पर इनके मध्य बल की प्रकृति का होगा। तो यहाँ बल जो है यदि एक ही दिशा में आता है तो ये आकर्षण प्रकृति का होता है, इसलिए इसमें क्या भरेंगे, आकर्षण। तो इस तरह से खाली स्थान भरना है, इसका सही ऑप्शन ये है। चलिए अब अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं। सत्य की बात कर लेते हैं अब। अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो ये असत्य है क्योंकि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होती है, माने उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो उसकी धनात्मक होती है। अवतल दर्पण और अवतल लेंस के लिए क्या होती है, ऋणात्मक। तो यहाँ गलत लिखा है, धनात्मक लिख दिया है। माध्यम के घनत्व के साथ प्रकाश की चाल में परिवर्तन प्रकाश का अपवर्तन का कारण है, ये बिल्कुल सही है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी चाल बदल जाती है। इसके बाद तीसरा देखते हैं, 2 स्वतंत्र स्रोतों से प्रकाश का व्यतिकरण संभव है, ये असंभव है, ये गलत लिखा है, माने ये क्या हो गया, असत्य हो गया, क्योंकि इसके लिए कला संबद्ध स्रोत होने चाहिए, स्वतंत्र स्रोत नहीं होना चाहिए। चौथा देखते हैं, एक फोटोन केवल एक इलेक्ट्रॉन को ही उत्सर्जित करता है, ये सही है, ये एक फोटॉन से केवल एक इलेक्ट्रॉन ही निकलता है। फिर पांचवा देखते हैं, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ये भी सही है। तो इस तरह से यहाँ पर ये सत्य आपको छांटना है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अब आ गया ये जोड़ी मिलाने के लिए, तो इसको देखते हैं जोड़ी कैसे मिलाएंगे। विद्युत धारा, तो एक तरफ मुझे लगता है मात्रक लिखें इसलिए, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर मिला दिए। फिर चालकता जो होता है प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है तो इसका हो जाएगा ओम इनवर्स। फिर आया क्या, प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है ये होता है ओम मीटर। इसके बाद आया विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, तो यहाँ वोल्ट हो गया। इसके बाद चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है, ये वेबर लिख दिए। इसके बाद स्वप्रेरकत्व है, इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी प्रेरकत्व का। तो इस तरह से यहाँ पर जोड़ी मिलाना है, आप एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़ाता हूँ। तो इस तरह से जोड़ी मिलेगी। चलिए अब अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो चलिए इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है। तो एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पर चाहे अंकों में या शब्दों में आपको यहाँ क्या लिखना है, 0। इसके बाद प्रकाश के व्यतिकरण के लिए किस प्रकार के स्रोतों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो स्रोत होते हैं वो कला संबद्ध स्रोतों की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से यहाँ लिखना है कला, और इसके ऊपर बिंदी लगा दिए, ये हो गया संबद्ध। इस तरह से कला संबद्ध स्रोतों की आवश्यकता होती है। इसके बाद किसी परमाणु की स्थायी कक्षा किसे कहते हैं। तो परमाणु की स्थायी कक्षा क्या होती है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जिन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं निश्चित कक्षाओं में और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा न घटती हो तो उसे स्थायी कक्षा कहते हैं। चलिए फिर से परिभाषा करते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए या विकिरण का उत्सर्जन किए या बिना ऊर्जा की हानि किए जिन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं उसे स्थायी कक्षा कहते हैं। फिर से रिपीट कर देता हूँ। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जिन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं उन्हें स्थायी कक्षा कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ से इसकी परिभाषा देना है। इसके बाद अगला देखते हैं। सूर्य का प्रकाश विद्युत क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित क्यों नहीं होता।
क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है और वह उदासीन होता है, अर्थात उसमें कोई आवेश नहीं होते हैं। तो सीधे सीधे कह सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश उदासीन होता है, जिसके कारण वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होता है। या फिर उदासीन लिख सकते हो, आवेशहीन लिख सकते हो, या इनमें से कोई आवेश नहीं पाया जाता सूर्य के प्रकाश में या विद्युत चुंबकीय तरंगों में, इसलिए वो विक्षेपित नहीं होता। नेक्स्ट वाला है, नीले व लाल प्रकाश में से कौन से रंग के प्रकाश प्रिज्म द्वारा अधिक विचलन होता है? तो जिसकी तरंगदैर्घ्य कम होती है उसका विचलन अधिक होता है। तो नीले प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कम होता है, इसलिए उसका विचलन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वो विचलन क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। जिसकी तरंगदैर्घ्य कम होगी उसका विचलन अधिक होता है। तो नीले रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है, इसलिए उसका विचलन अधिक होता है। तो इस तरह से एक एक अंक वाले ये प्रश्न है। आगे देख लेते हैं। अब 2 अंक के प्रश्नों के लिए अलग से वीडियो बनेगा। थैंक यू।